Good morning, everyone. Today we are going to start our history section of the social science textbook for the social science exam, which will commence on 7th of March 2026. And in this video, we are going to learn about the first chapter, the rise of nationalism in Europe, which is under the section 1 events and processes of our textbook. So let's start the chapter. तो यहाँ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इससे पहले हमें समझना होगा कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो क्योंकि यहाँ नेशनलिज्म है तो ये एक आइडियोलॉजी है, क्योंकि यहाँ इज्म वर्ड जो है उनका प्रयोग किया गया है। जहाँ भी इज्म यूज हो वहाँ एक आइडियोलॉजी बनती है, जैसे कि नासिज्म, जियोनिज्म और भी बहुत सारी मुजिबिज्म। जहाँ भी एक इज्म वाली आइडियोलॉजी हो, इज्म होगा, वहाँ आइडियोलॉजी बनती है, वहाँ मतलब एक आइडियोलॉजी है वो। तो वैसे ही यहाँ नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म मतलब कि कोई नेशन के रिगार्डिंग आइडियोलॉजी। तो एक नेशन जो है वो क्या होती है, वो उसकी जो विचारधारा होती है लोगों के मध्य, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म मतलब जब एक ही देश या एक ही भूभाग में रहने वाले लोग, when people living on the same land piece have a same notion or a similar notion for their country, that is called nationalism. इसको पेट्रोटिज्म से मत उस समझिएगा। पेट्रोटिज्म दूसरी बात है। पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति होती है। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद होता है, दोनों अलग होते हैं। पेट्रोटिज्म मतलब होता है कि अपने देश से प्रेम करना, हैविंग लव फॉर देयर कंट्री, दैट इज अनदर थिंग। नेशनलिज्म मतलब कि एक राष्ट्र की विचारधारा रखना, जब लोग, जब पीपल अपने आप को, अपने सभी जितने भी अगल बगल सब लोग हैं, वो सब अपने आप को एक मानते हैं, एक राष्ट्र के नीचे अपने आप को एक मानते हैं, तो उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। उस विचारधारा को हम नेशनलिज्म कहते हैं, जब वो एक राष्ट्र की विचारधारा रखते हैं। कौन? जो लोग उस भूभाग में रह रहे हैं, जिसको वो लोग राष्ट्र कहते हैं। ठीक। अब यही जो राष्ट्रवाद की भावना है, ये जो राष्ट्रवाद की फीलिंग है, दैट दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये कैसे उदय हुई, इसका कैसे उदय हुआ, ये कैसे आगे बढ़ी, इसे कैसे राइज हुआ, कहाँ? यूरोप में। अब हम यूरोप के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? वी आर लिविंग इन इंडिया। हाँ, सो वी हैव शुड अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया, वी शुड लर्न अबाउट इंडिया। लेकिन अगला चैप्टर जो है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, वो तो इंडिया पर ही है। लेकिन अगर हमें इंडिया में नेशनलिज्म को समझना है तो उससे पहले हमें यूरोप में नेशनलिज्म को समझना होगा। क्योंकि जो नेशनलिज्म की विचारधारा है, जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है, वो पहले यूरोप में आई है और फिर यूरोप से स्प्रेड होते होते भारत में आई है। ये इसके पीछे जो सिमिलैरिटीज़ है वो भी अभी डिस्कस करेंगे हम इस दोनों चैप्टर्स में जब पढ़ेंगे तो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अभी हमें एक पेंटिंग दिख रही है इस चैप्टर की शुरुआत में। इस पेंटिंग को हमें देख के देखिए क्या लग रहा है। ये जो पेंटिंग है इसका हमें नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848। सो ये क्या है? इस पेंटिंग का जो नाम है वो है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। मतलब दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों का सपना। मतलब कोई ऐसा इंसान होगा, कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा, यहाँ वो फ्रेडरिक सोरियो हैं। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने एक प्रिंट सीरीज बनाई थी, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, एक प्रिंट सीरीज बनाई थी। और उस प्रिंट सीरीज में एक पेंटिंग थी, उसका नाम था ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। मतलब दुनिया भर में कैसे जितने भी अलग अलग छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं जगहें हैं उस समय, क्योंकि देश तो हुआ नहीं करते थे, राज्य रजवाड़े होते थे और किंगडम्स होते थे, एम्पायर्स होते थे। तो वो जो छोटे छोटे राज्य रजवाड़े हैं, किंगडम्स हैं, एम्पायर्स हैं, उनके जो लोग हैं वहाँ रहने वाले, उनके उस राजा महाराजा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, वो कैसे एकजुट होते हैं, होंगे और कैसे अब उनकी जो राजशाही है उसको थ्रो करेंगे और एक रिपब्लिक की स्थापना करेंगे। और वो रिपब्लिक कैसी होगी? वो रिपब्लिक होगी डेमोक्रेटिक। देखो, डेमोक्रेटिक मतलब उस रिपब्लिक का जो लीडर होगा वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से चूज़ किया जाएगा। और जो इलेक्शन होगी उसमें क्या बोलते हैं, लोगों के पास चॉइस रहेगी किसको चूज़ करना है। और लोगों के ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं रहेगा, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहेगा किसको चूज़ करना है। हाँ, और लोगों की एक फ्री वॉइस होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन होगा। हाँ, लोगों के बीच में लिबर्टी होगी, लोग कुछ भी करने के लिए आज़ाद रहेंगे, हैविंग सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम। और लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, लोग समान रहेंगे, किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं समझा जाएगा, कोई नोबल नहीं होगा, कोई क्लर्जी नहीं होगा, हाँ, कोई थर्ड क्लास नहीं, सिटीजन नहीं होगा। तो ये क्या बोलते हैं? इसको डेमोक्रेटिक है। तो सोशल मतलब कि एक सामाजिक व्यवस्था जो होगी उसके अनुरूप जो है, उसके अकॉर्डिंग टू दैट सोशल स्ट्रक्चर जो क्या बोलते हैं रिपब्लिक होगी वो खड़ी होगी।
ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सपना था, किसका, फ्रेडरिक सूरियो का। फ्रेडरिक सूरियो ने ये जो पेंटिंग है, ये जो प्रिंट है, ये एक प्रिंट सीरीज का एक भाग है। द पैक्ट बिटवीन नेशंस एक प्रिंट सीरीज थी जो फ्रेडरिक सूरियो ने, जो एक आर्टिस्ट थे, 1848 में बनाई थी। उस द पैक्ट बिटवीन नेशंस के प्रिंट सीरीज में ये एक प्रिंट है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें, अभी ये जो अगला पैराग्राफ है पूरा, इन दो दो पैराग्राफों में हम समझेंगे कि पेंटिंग हमसे कहना क्या चाहती है। अगर हम इस पेंटिंग को समझ गए तो हम हाफ ऑफ द चैप्टर को आसानी से समझ जाएंगे। हाँ, हमें हाफ ऑफ द चैप्टर की अच्छी सी, क्या बोलते हैं, जो व्याख्या है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो आराम से मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, Frederick Sorio एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made of democratic and social republics, as he called them. फ्रेडरिक सोरियो का एक सपना था कि जो पूरी दुनिया है उसमें कोई राजा रजवाड़े ना हो, कोई एम्पर ना हो, कोई एम्पायर ना हो, कुछ ना हो, क्या हो, सिर्फ रिपब्लिक्स हो। रिपब्लिक्स मतलब जिसका जो लीडर हो वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिस कंट्री या जिस लैंड पीस का लीडर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक रिपब्लिक कहते हैं। और अगर वो रिपब्लिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आई हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, फ्रैटर्निटी हो, तो उसको हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं। और अगर वो एक सोशल स्ट्रक्चर से बनी हो तो उसको हम सोशल रिपब्लिक कहते हैं। तो उनका इन दोनों तरह की रिपब्लिकों का एक साथ बनने का सपना था, जो उन्होंने इस पेंटिंग में डिपिक्ट किया है। The first print of the series shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. So ये जो पहली प्रिंट है सीरीज का, ये हमें एक प्रिंट दिया ही गया है, पहली प्रिंट का, जिसका ये नाम है। तो इसमें हमें क्या, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, तो इसमें क्या, इसमें बोल रहा है कि ये जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कि यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये यूरोप और अमेरिका के लोग हैं जो चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये, इसमें मेन भी है, वुमेन भी है। देखिए ध्यान से, ये मेन भी है, वुमेन भी है, सब है इसमें। और मेन और वुमेन हर एक सोशल क्लास से हैं और हर एक एज के हैं। मतलब अगर कोई ओल्ड एज वुमेन है तो वो भी है, कोई न्यू एज मतलब टीनेजर है तो वो भी है, सब है इसमें, कोई वो नहीं है। देखो देखिए, यहाँ एक छोटा बच्चा है, ये उसके क्या बोलते हैं, कोई होंगे गार्जियन होंगे, तो वो है। तो हर एक आदमी है, ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। अब आप ध्यान से देखिए कि कपड़ों से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सोशल क्लासेस हैं। देखिए, ये इन्होंने अपने क्लास के कपड़े पहने हुए हैं, और ये जो इनके इधर ये लेडी खड़ी हैं, इन्होंने छोटी क्लास के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये क्या है, लोअर क्लास के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये क्या है, इसलिए दिखा रहा है कि वहाँ का सोशल डिवीजन कैसा था, सोशल इनक्वालिटी दिखा रहा है। तो सभी तरह की एजेस के, सभी तरीके की उम्र के लोग, उम्र दराज लोग, हाँ, और सभी तरीके के सामाजिक व्यवस्था से आए हुए लोग, और आदमी भी हैं उसमें, औरतें भी हैं, वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एक लॉन्ग ट्रेन में वो मार्च कर रहे हैं। मार्च हम लोग किसको कहते हैं, मार्च हम लोग तो कहते हैं जब हम लोग कोई आंदोलन करते हुए या किसी एक स्पेसिफिक एजेंडा को लेकर कुछ चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो उसको हम लोग मार्च कहते हैं। अभी हम एक और मार्च के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और ये क्या करें, होमेज, होमेज मतलब कि अपना आदर, आदर दे रहे हैं, या उसके सामने झुक रहे हैं। किसके सामने, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत फेमस स्टैचू है, हाँ, हमें जानते हैं कि ये अमेरिका में है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वो आदर दे रहे हैं, जब उससे उसके पास से जा रहे हैं तो उसको आदर दे रहे हैं। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. आपको पता होगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट मतलब जो पेंटिंग करते थे, या जो पोइट्री लिखते थे, या तो कोई बुक्स लिखते थे, पुस्तकें लिखते थे, और बहुत सारे और भी तरीके की, जैसे कि अगर कोई कुछ भी बड़ा काम करते थे, कुछ भी ऐसे साहित्यिक योगदान देते थे, तो उनको वो उस समय आर्टिस्ट होते थे, और पेंटर्स भी होते थे आर्टिस्ट। हाँ, तो वो क्या करते थे, वो लिबर्टी को पर्सोनिफाई करते थे एक फीमेल फिगर की। पर्सोनिफिकेशन मतलब हम जानते हैं इंग्लिश में, पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मीन्स यूजिंग नॉन बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑन बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ नेचर। जब हम नॉन बायोलॉजिकल एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर जान नहीं है, उन एलिमेंट्स का हम जीवित चीज़ों पर उनके एलिमेंट्स के बिहेवियर को थोपते हैं,
हाँ, जीवित चीज़ों के जो बिहेवियर है वो हम नॉन लिविंग एलिमेंट्स पे जब थोपते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि लिबर्टी जो है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो क्या है, वो एक नॉन लिविंग थी, लेकिन उसके ऊपर एक फीमेल फिगर होने का क्या बोलते हैं एलिमेंट थोपा जा रहा है। तो ये हमें दिखा रहा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो आर्टिस्ट थे वो लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह रिकॉग्नाइज करते थे, पर्सोनिफाई करते थे। और आप देख सकते हैं कि उस लिबर्टी के उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में क्या है, एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। मतलब कि क्योंकि उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की पेंटिंग है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्लास 9th में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिर्फ मेन को राइट्स थी। अब आपने अगर ध्यान से क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसे देखा भी होगा कि उसमें उसके बाद में जो क्या बोलते हैं एक औरत होती है, वो क्या बोलते हैं लेटर भी लिखती है क्या बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, कि औरतों को भी सेम राइट्स प्रोवाइड की जाएं, सिर्फ आदमियों को राइट्स नहीं प्रोवाइड करी जानी चाहिए। और फिर उसने अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था औरतों के लिए। चलिए हम एक बार उनके बारे में सर्च करके देखते हैं, क्योंकि बहुत बार हम पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर हम उनके बारे में सर्च करें, उनका नाम ओ से था, आई रिमेम्बर, विच लेडी रॉट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर women during the French Revolution. Olympe de Gauche. Olympe de Gauche. This. She was a woman who wrote a constitution for women. She is an epitome of feminine, feminist movement. See. Okay. A vindication of the rights of women. This was the paragraph. Olympe de Gauche was one of the most important of the political active women in revolutionary France. She protested against the constitution and the Declaration of Rights of Men and Citizens, as they excluded women from their basic rights that each human being was entitled to. So in 1791, she wrote a Declaration of the Rights of Women and Citizens, which she addressed to the Queen and to the members of the National Assembly, demanding that they act upon it. In 1793, Olympe de Gouges criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's clubs. She was tried by the National Convention, which charged her with treason. Soon after this, she was executed. Okay, so this was all about Olympe de Gouges. Okay, so where we were. हाँ. ओके, सो यू कैन हमें क्या देख रहे हैं कि एक हाथ में जो लिबर्टी है उसके एक हाथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की एक हाथ में क्या है, जो टॉर्च है इनलाइटमेंट की। इनलाइटमेंट मतलब कि जब हम पुरानी अपनी विचारधाराओं, पुराने अपने रूढ़िवादिताओं, पुराने अपने सुपरस्टिशंस, अपने प्रेजुडिसेस, अपने स्टीरियोटाइप से बाहर निकल आते हैं और एक लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे हम सोचना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनलाइटमेंट। तो क्योंकि उस समय, अब देखिए जरा से उस समय की फ्रांस की या यूरोप की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको समझिए। अब जो ये हमारी जो बात हो रही है, ये हमारी हो रही है 18वीं 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में क्या होता था, जो कॉमन मासेस थी वो क्लर्जी उसको कंट्रोल करता था, क्लर्जी उसको कंट्रोल करता था। और जिस तरह से क्लर्जी उसको बहका देता था, उसी तरीके से वो राजा के साथ व्यवहार करती थी। मान लीजिए कोई पूरे किसी क्या बोलते किंगडम में यूरोप के क्या हुआ, प्लेग आ गया, उससे बहुत सारे लोग मर गए। क्योंकि राजा उसको कंट्रोल नहीं कर पाए इसलिए इतने लोग मरे। तो अब जो लोग बचे हैं वो लोग राजा के ऊपर प्रोटेस्ट करने की स्थिति बन गई है। तो जो क्लर्जी होगा वो क्या बोलेगा कि ये आपके पुनर्जन्म के कर्म थे इसलिए इतने लोग मर गए हैं। अगर आप लोग सही से रहना चाहते हैं तो आप लोग राजा की इज्जत करें, क्योंकि राजा जो है भगवान का दूत है। क्लर्जी सब लोग बात मानते भी थे, क्योंकि क्लर्जी जैसे हम लोग एक धर्म गुरु जैसे होते हैं, बहुत सारे धर्म गुरु क्लर्जी में होते थे।
तो क्लर्जी की बात से लोग मानते भी थे, तो इस तरह से क्लर्जी कंट्रोल करता था। तो लोग क्या थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। तो अब जो लोग हैं वो, क्योंकि उस सब जब प्रिंट आया, जैसे जैसे प्रिंट टेक्नोलॉजी आई, अगर अभी हम उसके बारे में चढ़ेंगे पढ़ेंगे एक चैप्टर में, तो जैसे ही वो आया तो उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर जो लोगों ने पढ़ना शुरू करा, जो लोगों ने पढ़ना शुरू करा, तो उन्हें पता चला कि तो हम ये तो सब तर्क भी तो हो सकते हैं कि क्या प्रूफ है कि ये जो राजा है वो भगवान का दूत है, ये सब क्या तर्क हो सकते हैं, बताइए, तर्क दीजिए हमें, तभी हम मानेंगे। तो लोगों ने तर्कशील गतिविधियां शुरू करी। तो फिर क्या हुआ, तब जो पुराने उनके ढर रहे थे, जो लेके बैठे थे, वो सब उन्होंने छोड़े, और उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटीज के जो आइडियाज़ उस समय के लेखकों ने दिए थे, उन आइडियाज़ को आगे बढ़ाया। उस समय के लेखक हमें पता है कौन कौन थे। उसमें जॉन लॉक आते हैं, जीन जैक रूसो आते हैं, वोल्टायर आते हैं, हाँ, ऐसे बहुत सारे आते हैं। ओके। तो ये इनलाइटमेंट की टॉर्च एक हाथ में ली है, जो दिखाती है कि कैसे इनलाइटमेंट होकर ये लोग इतने रेवोल्यूशंस करते हैं, जिससे ये लोग अपने राजाओं से छुटकारा पाने चाहते हैं और रिपब्लिक्स की स्थापना करने चाहते हैं। और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अब क्योंकि उस समय चाहे जितना भी डेमोक्रेटिक हो, कितना भी रिपब्लिक हो, जितना भी कुछ हो, लेकिन उस समय औरतों को जो राइट्स है वो नहीं दी जाती थी। उस समय के बहुत साल बाद, लगभग 100 साल बाद, जाके बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस ने भी औरतों को राइट्स दी थी। सोचिए, जो हम लोगों ने अपनी राइट्स 1947 में दे दी थी औरतों को, कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय हमने दे दी थी उनको राइट्स, और भी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में वो राइट्स उनको नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि जो हमारी गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट हमें, मुझे याद थी, वो एक गवर्नमेंट थी किसी कंट्री की, उसने अभी 2015 में जाके वुमेन को राइट्स दी है। तो वुमेन को राइट्स देना वोटिंग के लिए या इलेक्शन करने के लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और उस समय बिल्कुल भी राइट नहीं दी जाती थी वुमेन को एक सिटीजन ही नहीं माना जाता था। तो इसीलिए राइट सिर्फ चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, तो इसको हम एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल इमेजरी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमेज ये प्रस्तुत करता है, उनके हाथ में जो चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। On the earth, in the foreground of the mist, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. अगर हम इस ग्राउंड पर देखें तो इस ग्राउंड पर हमें क्या दिखता है कि शैटर मतलब टुकड़े टुकड़े, किसका, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स का। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसी संस्थाएं जो किन्होंने बनाई हो, जो बड़ी क्लास के लोगों ने, अपर क्लास के लोगों ने बनाई हो, जिनके हाथ में सत्ता बहुत सालों से रही हो, उन्होंने जिसको बनाया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है। हाँ, तो ये क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट, जहाँ एक एब्सोल्यूट पावर हो, जिस पावर के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो। देखिए यहाँ इसका वर्ड्स भी लिखे, न्यू वर्ड्स में, एब्सोल्यूटिस्ट लिटरली गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम और ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। मैंने बोला ना, जिसके पावर पे बिल्कुल भी कोई भी रुकावटें ना हो, कोई भी बंधन ना हो, कोई भी रेस्ट्रेंट ना हो। In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. एक तरह की monarchical government जो क्या हो, सेंट्रलाइज्ड हो, मिलिटराइज्ड हो, रिप्रेसिव, मतलब कि केंद्रीय हो, केंद्र में हो, मतलब कि किसी से उसको कोई लेना देना नहीं है, और उस एक ही जगह पे, एक ही शहर के एक ही भाग में वो है, और उसी भाग से उस सब जगह अपना कंट्रोल जमाई हुई है, उसके कोई छोटे मोटे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और उसके जो वो मिलिट्राइज हो, मतलब वो कोई भी काम उसको, अगर उसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो अपने मिलिट्री का यूज़ करके उस प्रोटेस्ट को दबा दे, और रिप्रेसिव मतलब कि दबाने वाली हो, दमनकारी हो। ओके। आप जो फ्रेडरिक सूरियो थे, उनका एक यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन मतलब ऐसा विजन है, ऐसी जो दूरदर्शिता, जिससे हमको लगे कि ये चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसका हम कल्पना कर लें, जो चीज़ होना असंभव है लगभग। जैसे कि अगर हम मान लें कि राम राज्य हो जाए, उसमें कोई भी जो क्या बोलते हैं पर्सन है वो पीड़ित ना हो, कोई भी सिटीजन को कोई भी दुख ना हो किसी भी प्रकार का, जितने भी जीव जंतु हैं सब सुखी से रहें, पानी साफ हो जाए, हवा शुद्ध हो जाए। तो ये जो है, ये क्या यूटोपियन विजन है, क्योंकि ये होना बहुत असंभव है, ये पक्का नहीं, ये बिल्कुल भी पक्का नहीं कि हो जाएगा, ये बहुत एफर्ट्स चाहिए, और ये इतनी आइडियल एक सोसाइटी का कल्पना होती है कि हो सकता है कि ना भी हो। देखिए, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। कोई इतनी आइडियल सोसाइटी का विजन हम रख लें कि वो इतनी आइडियल हो जाए कि वो रहने या उसका एग्जिस्ट ही ना हो पाए वो। ओके, तो इसको हम कहते हैं यूटोपियन विजन। तो सूर्य जो थे उनका एक यूटोपियन विजन था, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। इस यूटोपियन विजन में जो अलग अलग दुनिया के लोग हैं, उनको अलग अलग राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है। देखिए अब ध्यान से, ये जर्मनी है, ये सिसलीस है, हाँ, और बहुत सारे ऐसे देश हैं। ये आगे यहाँ फ्रांस है,
हाँ, यूएसए, स्विट्जरलैंड है। तो ये क्या है, जो अलग अलग दुनिया के लोग हैं उनको एक अलग अलग क्या, उनको एक अलग अलग नेशंस ग्रुप में आइडेंटिफाई किया गया है। आइडेंटिफाई कैसे हैं वो, उनके फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम से। देखिए ये लोग फ्लैग्स लिए हैं और उनकी कंट्री में, नेशन में जो कॉस्ट्यूम चलती थी उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनी है, इससे वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Leading the procession with past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. अब यहाँ जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये रिप्रेजेंट कर रही है लिबर्टी, आज़ादी को। आज़ादी किससे, आज़ादी एरिस्टोक्रेसी से, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन से वो ये क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप ध्यान से देखिए, इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जो लोग आगे निकल चुके हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये क्या है, ये उस समय तो मतलब 1848 से जब ये पेंटिंग बनी है, ये क्या थे, नेशन बन चुके थे। हाँ, ये क्या थे, नेशन बन चुके थे। और ये क्या बोलते हैं, फ्रांस जो है वो, क्योंकि अपने रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर मतलब ऐसा ट्राई कलर, ऐसी झंडा जो रेवोल्यूशन के बेसिस पर बना हो, रेवोल्यूशन के आइडियल्स पर बना हो। तो देखिए ये फ्रांस है, फ्रांस अपने रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो इसको हम पहचान सकते हैं कि जो फ्रांस है वो क्या है, वो अभी तक सिर्फ स्टैचू के पास पहुंचा है। देखिए सिर्फ स्टैचू के पास पहुंचा है, ना आगे निकला है ना पीछे, मतलब अभी तक उसको सिर्फ लिबर्टी मिली है। उस लिबर्टी का बहुत साल प्रैक्टिस नहीं हुए होते हुए और भी बहुत सारी इतनी उसकी व्यापकता नहीं है। शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। अब जो फ्रांस है वो जर्मनी के लोगों के दो जर्मनी के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जो जर्मनी के लोग हैं वो ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग है उनका, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। फ्रांस का रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर है, जर्मनी का ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग है। Interestingly, at the time when Suryo created this image, the German peoples did not yet exist as a United Nations. ये भी बात है कि जब सूर्यो ने ये प्रिंटिंग बनाई थी, तब उस समय जर्मन जो लोग थे वो तो एक यूनाइटेड नेशन का उतना आइडिया भी नहीं इमर्ज हुआ था। इसीलिए आप देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे हैं जर्मनी के लोग, देखिए पीछे हैं थोड़े से। हाँ तो ये पीछे हैं बच्चे, क्योंकि कभी तक इन्होंने लिबर्टी अटेंड नहीं करी है, अभी तक उसके पास नहीं पहुँचे हैं, अभी तक इनके बारे में एक बेसिक आइडिया भी नहीं है उस लिबर्टी के बारे में, उस आज़ादी के बारे में, एक नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में। द फ्लैग दे कैरी इज एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग पर्सनैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस समय एक नोशन चलता था, एक तरीके का फीलिंग चलती थी, एक तरीके की होप चलती थी कि हो सकता है कि 1848 के समय कि हो सकता है कि जो अलग अलग जर्मन स्पीकिंग जो भूभाग हैं, जो भूखंड हैं, उनको क्या करें, उनको एक नेशन स्टेट के अंडर ले आए और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले आए। उस समय ये बात चलती थी। Following the German peoples are the peoples of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. अब आप ध्यान से देखिए कि जो इस जर्मनी के बाद कौन कौन से देश हैं, मतलब देश बनने के कगार पे जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं हमारे ऑस्ट्रिया के लोग, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के लोग, लोम्बार्डी के लोग, पोलैंड के लोग, आयरलैंड के लोग, इंग्लैंड के लोग, हंगरी के लोग, रशिया के लोग। देखिए अब ध्यान से, सभी देश हैं, पोलैंड, इंग्लैंड, हंगरी, रशिया, सब तरीके के लोग हैं। तो ये क्या है, ये सब आगे बढ़ रहे हैं, लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। अभी हेवंस, हेवन मतलब कि ऊपर से, स्वर्ग से, कौन कौन, क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, हाँ, एंजल्स मतलब कि जो अलग अलग अप्सराएं होती हैं, और क्या इस पे लिखा होगा, सेंट्स मतलब संत, जो है संत होते हैं। ये क्या है, ये सीन को देख के बहुत खुश हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या है, ये भाईचारे को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उस समय जो यूरोप के अलग अलग नेशंस थे उनमें ज़्यादातर एक ही रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस किया जाता था, वो थी क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी उस समय प्रैक्टिस की जाती थी सभी नेशंस के द्वारा। तो अब उस क्रिश्चियनिटी का प्रैक्टिस होना सभी नेशंस में एक यूनिफाइड एलिमेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है, वही यहाँ हुआ है, एक यूनिफाइंग एलिमेंट की तरह वो यूज़ हुआ है। और इसीलिए वो फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारे की भावना को पैदा करता है। इसीलिए ये जो आर्टिस्ट हैं मतलब फ्रेडरिक सूर्य, उन्होंने यूज़ किया है। देखिए सेंट्स हैं, क्राइस्ट हैं, एंजल्स हैं, ये सब क्या है, ये सीन को देखकर खुश है। This chapter will deal with many of the issues visualized by Suro. अब ये जो फ्रेडरिक स्टूडियो हैं उन्होंने जो ये क्या बोलते हैं इश्यूज विजुलाइज करे हैं डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स की,
वर्ल्ड वाइड इमेज जो उन्होंने पिक्चराइज की है, जो उन्होंने देखी है। अब हम उस जो इशू है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. 19th century मतलब 1800 से 1899 तक क्या हुआ, जो नेशनलिज्म था वो एक ऐसी फोर्स की तरह उभरा, एक ऐसी ताकत की तरह उभरा जिसने यूरोप के पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और मानसिक दुनिया में यूरोप की एक बहुत बड़े बड़े बदलाव कर दिए, ऐसे बड़े बदलाव कर दिए जिसने आगे चलकर उसकी राजनीतिक सामाजिक मानसिक व्यवस्था को बदल दिया, किसके, यूरोप के। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वॉज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल एम्पायर्स ऑफ यूरोप। अब यूरोप के लोग, क्योंकि यूरोप के लोगों के अंदर चेंज आया था। अब इस चेंज, जो चेंजेस हुए, जो परिवर्तन हुए, फ्रॉम मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस टू डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ये जो चेंज हुआ, ये क्या हुआ, ये जिस किस में रिजल्ट करा इसने, इसमें नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में result, बहुत सारी जगहों पर नेशन स्टेट बनने लगी, जहाँ जहाँ अलग अलग तरीके के डायनेस्टिक एम्पायर थे, मतलब बाप बाप था राजा, फिर उसका बेटा राजा बना, फिर उसका पोता राजा बना, फिर उसका पोता राजा बना। तो जो मल्टी नेशन मतलब अलग अलग नेशंस के बीच, अलग नेशंस मतलब कि मान लीजिए एक जगह पे एक तरीके के लोग बोल रहे हैं उसमें, क्योंकि यूरोप में जो नेशंस होते थे वो भाषा के बेसिस बनते थे। तो एक जगह पे एक तरह के लोग बोल रहे हैं, दूसरी जगह पे दूसरे तरीके के लोग बोल रहे हैं, एक जगह पे एक तरीके की कॉस्ट्यूम पहनी गई, दूसरी जगह पे दूसरे तरीके की कॉस्ट्यूम पहनी गई, एक जगह पे एक तरह के धर्म बोलने वाले लोग हैं, दूसरी जगह दूसरे धर्म के धर्म मानने वाले लोग हैं। हाँ, तो ये क्या है, अलग अलग जगहों पे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स का क्या बोलते हैं अस्त होना, और नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन, उदय होना। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। अभी जो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेस थे मॉडर्न स्टेट के, इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड कंट्री हैव बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूरोप। ये जो कॉन्सेप्ट थे मॉडर्न स्टेट के, मॉडर्न स्टेट मतलब कि एक ऐसा स्टेट जो उसमें एक सेंट्रलाइज पावर मतलब एक केंद्रीय सत्ता हो, जो क्या करे, सॉवरेन कंट्रोल। सॉवरेन कंट्रोल मतलब खुद का कंट्रोल, कोई भी बाहर से इंटरफेयर नहीं कर सकता है हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल अफेयर्स में। कहाँ, किसके ऊपर, एक डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर एक सॉवरेन कंट्रोल, एक सेंट्रलाइज पावर का, इसको हम मॉडर्न स्टेट कहते थे। क्योंकि पहले टेरिटरीज जो थी वो डिफाइंड होती थी, राजा को जो भाग अच्छा लग जाता था उस भाग को कब्जा लेता था। तो इसीलिए जो एक नोशन था एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी का और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो था वो आगे बढ़ रहा था, वो बढ़ता जा रहा था। तो किस सोवरेन कंट्रोल किसका, एक सेंट्रलाइज पावर था। ओके, यूरोप में बढ़ रहा था। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ सिटीजन एंड नॉट ओनली रूलर्स कैन डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। ये तो मॉडर्न स्टेट की बात थी। नेशन स्टेट मतलब, नेशन स्टेट की बात ये थी कि जब एक कंट्री के जो मेजोरिटी ऑफ सिटीजन है, जो सबसे ज़्यादा सिटीजन हैं, और सिर्फ उसके रूलर्स को तो लगेगा ही, क्योंकि उन्होंने ज़मीन हड़पी है, तो उनको तो लगेगा ही कि हमारी ज़मीन है, वो तो उस ज़मीन के साथ एक कनेक्शन महसूस ही करेंगे। लेकिन उसके सिटीजन्स को भी एक कनेक्शन महसूस हो, उसके जो सिटीजन्स हैं उस देश के, वो भी एक कॉमन आइडेंटिटी अपने अपने साथ रखें, अपनी कॉमन आइडेंटिटी या एक हिस्ट्री के शेयर हिस्ट्री या डिसेंट रखें, किसके साथ, किसके साथ रखें वो, क्या बोलते हैं, अपने देश के साथ। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम मेमोरियल। ये जो कॉमननेस थी, कॉमन सेंस रखने वाली जो कॉमननेस थी, ये हमेशा से नहीं रही। इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। ये कहाँ से आई, ये स्ट्रगल से आई, लोग स्ट्रगल करते थे, और एक्शंस ऑफ लीडर्स, जो बड़े बड़े राजनेता थे वो एक्शन लेते थे, और क्या बोलते हैं, स्टिफ एक्शन लेते थे। और कॉमन पीपल के एक्शन से भी आए, क्योंकि अगर कॉमन पीपल किसी भी मूवमेंट में नहीं होगा तो कोई भी मूवमेंट चल नहीं पाएगा। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच द स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी यूरोप। इस चैप्टर में हम बहुत सारी ऐसी डाइवर्स प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जिससे नेशनल स्टेट्स और नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में है, 19th सेंचुरी यूरोप में है। 19th सेंचुरी यूरोप मतलब कि 1800 से 1899। तो ये जो क्या बोलते हैं चैप्टर, वो देखिएगा कैसे 19th सेंचुरी यूरोप में जो नेशन स्टेट्स थे वो कैसे बने, कैसे ये लोगों के बीच में एक फीलिंग इमर्ज हुई टू हैव दैट दे हैव अ शेयर हिस्ट्री और डिसेंट, और दे हैव अ कॉमन आइडेंटिटी, एंड सो दैट दे कैन ऑल बी ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। ओके, लेट्स we will understand about the next heading, and we will learn about the next pages in the next video. So let's
go out. Thank you. Thank you for watching.